हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स का बेसिक्स यानी कि उसका मीनिंग, नेचर, स्कोप, इम्पॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस। सो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है, उसकी हम थोड़ी सी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, जो माइक्रो वर्ड है ना, ये ग्रीक वर्ड से आया है, दैट इज़ माइक्रोज। माइक्रोज जो वर्ड है उसी से निकल के आया है कौन सा वर्ड, माइक्रो वर्ड, जिसका मतलब होता है स्मॉल यानी कि छोटा। ठीक है, सो माइक्रो का मतलब जो बेसिक मीनिंग होता है वो होता है स्मॉल, और ये ग्रीक वर्ड से निकल के आया है, दैट इज़ माइक्रोज। फाइन, आगे हम पढ़ते हैं कि अब हम इकोनॉमिक्स में मीनिंग देखेंगे कि माइक्रो का मतलब क्या होता है। सो इकोनॉमिक्स में जब हम देखेंगे कि माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, इट मीन्स जब हम डिवाइड कर देते हैं कई सारी पूरी की पूरी इकॉनमी में जितनी भी पूरी इकॉनमी है उसको हम जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, स्मॉल वेरिएबल्स में डिवाइड कर देते हैं, सो उसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, आइए पढ़ते हैं। इन इकोनॉमिक्स द टर्म माइक्रो मीन्स डिवीजन इनटू स्मॉल पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स। मतलब जैसे कंजप्शन है, अब कहाँ तो कंजप्शन होल लेवल पे हो रही है यानी कि पूरी की पूरी इकॉनमी में हम देखेंगे, सो वो क्या हो जाएगा, वो मैक्रो हो जाएगा। जब हम देखेंगे कि एक इंडिविजुअल लेवल पे कितनी कंजप्शन हो रही है, कितनी इन्वेस्टमेंट हो रही है, कितनी सेविंग्स हो रही हैं, जब हम उसको एक इंडिविजुअल लेवल पे पढ़ते हैं, यानी कि जब हम कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, ये सारे के सारे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं इनको हम डिवाइड कर देते हैं स्मॉल पार्ट्स में, सो उसको हम बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, मतलब पूरी इकॉनमी को एक स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना, दिस इज कॉल्ड माइक्रो इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फाइन, आगे हम चलते हैं। अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स अब होता क्या है, वी स्टडी इंडिविजुअल यूनिट्स लाइक अ कंज्यूमर, अ फर्म, यानी कि अ लग गया ना, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम स्टडी करते हैं, ये एक तरीके की स्टडी है, या फिर ये कह लो कि इसमें हम स्टडी करते हैं, किसको स्टडी करते हैं, एक इंडिविजुअल यूनिट्स को, चाहे वो एक कंज्यूमर है, चाहे वो एक फर्म है, चाहे वो एक इंडस्ट्री है, चाहे वो एक प्राइस हमने डिटरमाइन करना है एक पर्टिकुलर कॉमोडिटी का। कहने का मतलब ये है, जब हम सिर्फ और सिर्फ एक इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, एक इंडिविजुअल को यूनिट्स को स्टडी करते हैं, सो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, इन अदर वर्ड्स माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद स्मॉल पार्ट्स ऑफ द इकोनॉमी। मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, जो एक स्मॉल पार्ट्स से इकोनॉमी के डील करता है। फाइन, आगे हम चलते हैं स्कोप पे। ये तो था इसका मीनिंग। जो अगर हम सिंपल लैंग्वेज में अब देखें, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है, जब हम पूरी इकोनॉमी में सारे के सारे वेरिएबल्स को या पूरी इकॉनमी को ही हम जब स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं एंड देन उनकी स्टडी करते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, सो उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। फाइन, आगे हम चलते हैं स्कोप पे। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर द अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वैसे तो जो है ना, जो इकोनॉमिक्स है ना, उसका मीनिंग भी यही होता है कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज बहुत स्कैर्स होते हैं यानी कि बहुत कम मात्रा में हमारे पास होते हैं, सो उसका हमें बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन करना होता है और उसी को हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। फाइन, सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में यही होती है कि हम कैसे एलोकेट करें रिसोर्सेज को, डिफरेंट रिसोर्सेज को। ठीक है, इसके स्कोप में क्या कुछ होता है, स्कोप का मतलब क्या होता है, मतलब इसमें हम किस किस चीज़ की स्टडी करते हैं, यह इसके जो स्कोप है यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या क्या चीज़ें कवर होती हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स कवर होती हैं, क्या क्या कंपोनेंट्स कवर होते हैं, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, सो इसका स्कोप में क्या कुछ आता है। सबसे पहला है थ्योरी ऑफ डिमांड। अब आपको पता है, आप माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हो, सप्लाई पढ़ते हो, प्रोडक्शन पढ़ते हो, ये सब कुछ आप माइक्रो में पढ़ते हो, सो वही सब चीज़ें इसके स्कोप में आ जाएंगी। फाइन, मतलब कहने का बेसिकली आपकी बुक के जितने भी चैप्टर्स होंगे ना, वो सारे के सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, वो सारे सबका नेम जो है वो आप इसके स्कोप में लिख सकते हो। ठीक है, कंजप्शन से रिलेटेड है, डिमांड से रिलेटेड है, सप्लाई से रिलेटेड है, ठीक है, प्रोडक्शन से, किसी भी चीज़ से वो रिलेटेड है, वो सारे के सारे आप इसके स्कोप में लिख सकते हो। ठीक है, सो पहले हम पढ़ते हैं इसमें जो मेन हम पढ़ेंगे कि इसके स्कोप में क्या क्या आते हैं। ठीक है, सो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल है थ्योरी ऑफ डिमांड। जो डिमांड है ना, ये क्या पढ़ता है, इसमें हम क्या स्टडी करते हैं, ये क्या बताता है, इट स्टडीज़ हाउ द डिमांड फॉर अ कमोडिटी इज़ डिटरमाइंड एंड व्हाट इज़ द लॉ ऑफ डिमांड। इसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि एक कमोडिटी है, उसकी कैसे हम डिमांड को डिटरमाइन कर सकते हैं, एंड लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है। मैं आपको बता दूं कि लॉ ऑफ डिमांड का बेसिक मीनिंग यही होता है कि जब हम देखते हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड में कितना चेंज आ रहा
रहा है, सो वो उसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। एंड इसमें हम अदर फैक्टर्स जो होते हैं लाइक टेस्ट, प्रेफरेंसेस, इनकम है कंज्यूमर्स की, उन सबको हम कांस्टेंट मान के चलते हैं। फाइन। सो इसमें हम यही चीज़ को स्टडी करेंगे कि कैसे एक कमोडिटी है, कोई भी प्रोडक्ट है, XYZ कोई भी प्रोडक्ट है, उसको उसकी हम डिमांड को कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड लॉ ऑफ डिमांड के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं। फाइन। आगे हम चलते हैं। इट स्टडीज हाउ अ कंज्यूमर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज लिमिटेड इनकम ऑन द परचेज ऑफ डिफरेंट गुड्स एट डिफरेंट प्राइसेस सो एज टू गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें हम ये चीज़ स्टडी करते हैं कि अब कंज्यूमर है, उसके पास अगर 100 रुपये हैं, ठीक है, एक दिन के खर्च करने के लिए, तो उसके पास तो क्या है, 100 ही है ना। सो 100 रुपये को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, कैसे उसको खर्च करेगा डिफरेंट गुड्स पे। वो कॉम्बिनेशन भी ले सकता है, ठीक है, लाइक एप्पल एंड ऑरेंजेस है, ठीक है, सो ऐसे वो कॉम्बिनेशन भी ले सकता है। इस तरह से वो बेसिकली उसको खर्च करेगा अपनी इनकम को कि उसको जो सेटिस्फेक्शन है वो मैक्सिमम से मैक्सिमम मिल सके। फाइन। उसकी एक लिमिटेड इनकम के साथ। सो इन सब चीज़ों को हम इसमें स्टडी करते हैं। आगे हम चलते हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के चैप्टर में, यानी कि जो प्रोडक्शन की थ्योरी है, उसमें हम क्या स्टडी करते हैं। अंडर थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन वन स्टडीज प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉज गवर्निंग प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। प्रोडक्शन है तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें हम क्या करेंगे, जितने भी लॉज होते हैं ना जो प्रोडक्शन को गवर्न करते हैं कि कैसे प्रोडक्शन होगी, किस प्राइस पे होगी, ठीक है, एट्सेट्रा। सो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। अ फर्म कैरीज आउट अ फर्म कैरीज आउट द प्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें क्या होता है, जो प्रोडक्शन होती है ना, कई सारे फैक्टर्स होते हैं लाइक लैंड, उसकी हेल्प से, कैपिटल, ये सारे के सारे क्या हैं, लेबर, ठीक है, ये सब क्या हैं, एक फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के। सो जब इनकी हेल्प से प्रोडक्शन की जाएगी, इनके क्या प्राइसेस होंगे, ठीक है, एट्सेट्रा। मतलब ये कितनी प्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर हमारे कंपनी में फॉर एग्जांपल 10 बंदे हैं लेबर के लगे हुए हैं, सो वो कितनी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है ना, वो कितनी प्रोडक्शन करेंगे, ठीक है। सो इसी को हम इसमें स्टडी करते हैं, ठीक है। आगे हम चलते हैं थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। इसमें क्या होता है, प्राइस को डिटरमाइन करना, मतलब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में। आप एक जब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं हम, उसमें ना कई सारे लास्ट में चैप्टर्स आते हैं डिफरेंट मार्केट्स के, मतलब जो प्राइस है उसकी डिटर्मिनेशन करना अंडर परफेक्ट मार्केट, अंडर मोनोपोली, अंडर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है, अंडर ओलिगोपोली, ठीक है, कई सारी मार्केट्स होती हैं। सो उसमें जो है हम जब डिफरेंट मार्केट कंडीशंस में हम जब प्राइस को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, थ्योरी ऑफ प्राइस डिटर्मिनेशन। फाइन। वो भी इसके स्कोप में आ जाएगी। आगे हम चलते हैं थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग। फैक्टर प्राइसिंग में क्या होता है ना, अंडर दिस वी स्टडी अबाउट हाउ द प्राइसेस ऑफ ईच फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज डिटरमाइंड। अब नॉर्मल जो था, इसमें हमने जो प्राइसेस थे वो डिटरमाइन किए थे किसके, अंडर डिफरेंट मार्केट कंडीशंस, जो प्रोडक्ट्स के प्राइसेस हैं उनके प्राइसेस, ठीक है। इसमें हम क्या डिटरमाइन कर रहे हैं, जो फैक्टर्स होते हैं ना जिसकी हेल्प से हम प्रोडक्शन करते हैं लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल एट्सेट्रा, सो उसके जो प्राइसेस होते हैं वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, इसमें हम उस चीज़ की स्टडी करते हैं। फाइन। अब लाइक कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं। लैंड है, अब लैंड पे हमें क्या मिलता है, बताओ आप, लैंड पे हमें क्या मिलता है, रेंट मिलता है ना। फाइन, यही होता है ना। और लेबर है, उनको वेजेस मिलते हैं, ठीक है। कैपिटल है, उस पर इंटरेस्ट मिलता है। अब अगर किसी पर्सन ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी तो उसको इंटरेस्ट की इनकम आएगी। किसी ने अपनी लैंड रेंट पे दे दी, ठीक है, तो उसको रेंट आएगा। लेबर को वो वेजेस देगा, ठीक है। या फिर ये कह लो कि मतलब बेसिकली जब हम लैंड किसी की रेंट पे लेते हैं, ठीक है, अब हमने किसी की लैंड रेंट पे ली है तो हम उसको रेंट पे करेंगे, ठीक है। मतलब रिसिप्ट भी हो सकता है, पेमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अगर हमने किसी से उधार पैसा लिया हुआ है तो उसको हम इंटरेस्ट की पेमेंट करेंगे। सो उसकी क्या पेमेंट होगी, कितनी पेमेंट होगी, वो सब कुछ हम इसमें डिसाइड करते हैं। फाइन। आगे हम चलते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। इसमें क्या होता है, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें हम ये तो मेन हम देखते ही हैं कि कैसे हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को, मतलब जो हमारे पास कम मात्रा के रिसोर्सेज है उसका हम कैसे बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कंसर्न विद हाउ एफिशिएंटली रिसोर्सेज आर डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स। मतलब कंज्यूमर्स में और प्रोड्यूसर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूटेड है, कौन अपने रिसोर्सेज को कितना एफिशिएंटली यूज़ कर रहा है। अब एक जो प्रोड्यूसर है उसके लिए सारे क्या हैं,
एक तरीके से रिसोर्सेज ही हो गए, उसके फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो गए, उसके फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, मटेरियल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, लेबर हो गया, लैंड हो गया, सब क्या है, मशीनरी हो गई, ये सब रिसोर्सेज है ना, उसका कैसे बेस्ट यूटिलाइजेशन कर रहा है, ठीक है, वो सब इसके स्कोप में कवर होगा। फाइन। सो ये था हमारा स्कोप एंड मीनिंग। उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंस में। अब हमने ये तो पढ़ लिया कि इसमें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये इसका मीनिंग होता है, ये सब इसमें चीज़ें आएंगी, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते क्यों हैं, मतलब इसकी कुछ ना कुछ तो इंपॉर्टेंस होगी ना, उसके कुछ एडवांटेजेस होंगे, कुछ यूजेस होंगे, तभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स को स्टडी करते हैं। फाइन। सो इसमें क्या होगा, बेसिकली ऑपरेशन ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की जब हम स्टडी करते हैं ना, सो उससे हमें ये पता लग जाता है कि जो वेरियस कंपोनेंट्स है इकोनॉमी के, वो वेदर वो एफिशिएंटली परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन द फंक्शनिंग ऑफ एन इकोनॉमी, मतलब एक इकोनॉमी में कैसे ऑपरेशंस, कैसे एक्टिविटीज़ वगैरह हो रही हैं, ठीक है। इट टेल्स वेदर डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ द इकोनॉमी लाइक कंज्यूमर्स, फर्म्स एटसेट्रा आर फंक्शनिंग एफिशिएंटली और नॉट, ठीक है। सो इसमें हम ये चीज़ देखेंगे कि जो वेरियस मतलब पार्टीज़ हैं, वेरियस कंपोनेंट्स हैं, वो सही तरीके से सब चल रहा है या नहीं चल रहा है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है या नहीं कर रही है, इसकी स्टडी से हमें ये पता लग जाता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं प्रिडिक्शन पे। इसमें क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है ना, उसमें कई सारी हमने थ्योरीज़ पढ़ी हैं, ठीक है, इसके स्कोप में आपको पता चल गया। इसमें और भी कई सारी हम इसमें थ्योरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब उन थ्योरीज़ के बेसिस पे जब हम प्रिडिक्शन करते हैं ना, मतलब फ्यूचर की कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, ये किसके बेस पे करते हैं, थ्योरीज़ की हेल्प से ही करते हैं ना। सो थ्योरीज़ किसकी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की है। सो हो गया ना इंपॉर्टेंस, माइक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरीज़ की हेल्प से ही हम फ्यूचर में प्रिडिक्शन करेंगे। लाइक हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं या हम थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, ठीक है। उसमें हम क्या देखते हैं कि एक कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप होता है लाइक प्राइस एंड डिमांड में। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं कि अगर किसी भी प्रोडक्ट के प्राइसेस डिक्रीज़ होंगे तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हो जाएगी ना। अगर आप सेम प्रोडक्ट लेने जाते हो दो शॉप से, ठीक है, वो बिल्कुल पास पास हैं शॉप्स, बिल्कुल क्वालिटी भी सेम है, और एक वो सेम चीज़ आपको 100 रुपये की दे रहा है और जो दूसरा शॉप वाला है वो आपको सेम चीज़ 110 रुपये की दे रहा है। सो आप किसके पास जाओगे, 100 वाले के पास जाओगे ना। सो मतलब जिसके प्राइसेस कम होंगे तो डिमांड उसकी ज़्यादा होगी ना। सो ये क्या होगा, हम इसमें प्रोडिक्शन कर सकते हैं बेसिकली थ्योरीज़ की हेल्प से कि किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड होगी। अगर हम प्राइसेस डिक्रीज़ करते हैं तो उससे डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कितना पड़ेगा, एंड ऑल ये सब चीज़ें हम इसमें स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इकोनॉमिक पॉलिसीज़ पे एंड इकोनॉमिक वेलफेयर पे। इसमें क्या होता है, अब जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, ठीक है, सो इसकी हेल्प से क्या उसके इसमें कई सारी थ्योरीज़ पढ़ते हैं, ठीक है। अब जब हमने थ्योरीज़ को समझ लिया कि इस थ्योरी ये बोलती है, इसकी वजह से हम ये चीज़ कर सकते हैं, ठीक है, उसके बेस पे जो गवर्नमेंट है ना वो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बनाती है। फाइन। जो एक इंडिविजुअल लेवल पे पॉलिसीज़ बनती है या एक इंडिविजुअल के पर्पस के लिए उसको देख के एक जो पॉलिसीज़ बनाई जाती हैं वो मतलब वो कैसे बनती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की। लाइक फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ये पूरी की पूरी इकॉनमी के लिए होती है, मतलब ये मैक्रो में कवर हो जाएंगी ना, मतलब ये पूरी इकॉनमी में कवर हो गई, ठीक है। बट जब गवर्नमेंट जो है वो इसमें क्या करती है, एक इंडिविजुअल लेवल का जब सोच के कोई पॉलिसी बनाती है, उसके स्कोप को रख के पॉलिसीज़ बनाती है, तो उसको किसकी स्टडी करनी पड़ती है, उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है, ठीक है। कि अगर हम कोई चेंज करेंगे तो उससे पूरी इकॉनमी में तो क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो तो देखती है, ठीक है। उसके अलावा जो है एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा वो भी गवर्नमेंट उस टाइम पे देखती है, एंड उसके लिए उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है। फाइन। वी कैन ऑल्सो फाइंड आउट द इफेक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब हम नॉर्मली गवर्नमेंट बजट वगैरह भी बनाती है, ठीक है। सो मतलब वही चीज़ होगी ना कि गवर्नमेंट जो भी पॉलिसीज़ बनाएगी उसका इफेक्ट क्या रहेगा, उससे क्या क्या रिसोर्सेज कहाँ कहाँ कितने यूटिलाइज हो रहे हैं एक इंडिविजुअल लेवल पे। सो वो चीज़ वो किससे करती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स की हेल्प से करती है। आगे हम चलते हैं इकोनॉमिक वेलफेयर पे। इट इन्फॉर्म्स अस ऑफ द कंडीशंस ऑफ द इकोनॉमिक वेलफेयर। इसमें भी वही चीज़ आ गई, जब हम पूरी इकॉनमी में देखते हैं कि हाँ भी कितने रिच हैं, ओवरऑल हमने निकाल लिया, ठीक है, ये रिच है, इतने लोग पुअर हैं, इतने लोग मीडियम हैं, जैसे भी है, ठीक है, वो हमने सारा निकाल लिया डाटा, ठीक है। उसके अलावा उसके बाद हम जब इंडिविजुअल लेवल पे स्टडी करते हैं कि अगर हम ये पॉलिसी करेंगे, अगर हमने टैक्स में चेंज किया तो उससे एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। सो ये हो गया ना कि अगर हम जो रिच पीपल होते हैं उन पे टैक्स रेट ज़्यादा लगाया जाता है,
जो मतलब अकॉर्डिंग टू इनकम लगता है, जितनी ज़्यादा इनकम उतना ज़्यादा टैक्स, और जितनी कम इनकम उतना कम टैक्स, और जिसकी बहुत ज़्यादा कम इनकम है उसको टैक्स फ्री ही किया जाता है, उसकी इनकम पे टैक्स लगता ही नहीं है, नील होता है। ठीक है, सो ये सब किस लिए बनाया जाता है? ये सब इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। और जब एक गवर्नमेंट कोई भी पॉलिसी बनाती है तब वो इंडिविजुअल लेवल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, सो उसको वेलफेयर के लिए बेसिकली वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करती है। ठीक है, मतलब एक जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं इससे एक आइडिया मिल जाता है कि एक आइडियल मतलब एक अच्छी, एक ऑप्टिमम, एक सही जो इकोनॉमिक वेलफेयर कैसे अचीव हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ का आइडिया हमें मिल जाता है। आगे हम चलते हैं मैनेजरियल डिसीजन पे। इसमें क्या होता है, अब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं, जो फर्म अपनी मतलब जिन्होंने कंपनी अपनी खोल रखी है, ठीक है, सो वो प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई मैन्युफैक्चरर है, सो उसके कितनी कॉस्ट आ रही है प्रोडक्ट की, ठीक है, ये सब के रिगार्डिंग उसने डिसीजन लेने हैं। सो वो किसकी स्टडी करेगा? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेगा। माइक्रो इकोनॉमिक्स में विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट एनालिसिस एंड डिमांड एनालिसिस, दैट इज़ हम इसमें थियोरी ऑफ कॉस्ट भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन भी पढ़ते हैं, थ्योरी ऑफ डिमांड भी पढ़ते हैं, कई सारी हम इसमें थ्योरीज पढ़ते हैं। उसकी हेल्प से क्या गवर्नमेंट ये डिसाइड करती है कि कब जो है मतलब अगर हम जैसे उसमें हम पढ़ते हैं कि जितनी ज़्यादा हम प्रोडक्शन करेंगे तो उतनी ज़्यादा जो पर यूनिट कॉस्ट है वो कम आती जाएगी, राइट। ठीक है ना, अगर हम 100 यूनिट बना रहे हैं सेम मशीन से तो उसकी जो कॉस्ट है 100 यूनिट बनाने की, अगर फॉर एग्जांपल वो 5000 आ रही है, ठीक है, 100 यूनिट बनाने की कॉस्ट 5000 आ रही है। सो अगर वही हमने दूसरी साइड हमने सेम मशीन की जो कैपेसिटी है वो 200 यूनिट की है, ठीक है, सो हमने क्या किया, अब 100 की बजाय हम अब 200 यूनिट बना रहे हैं सेम मशीन पे। ठीक है, अब 200 यूनिट बना रहे हैं, बिजली तो उतनी जाएगी ना, ठीक है ना, क्योंकि उसकी कैपेसिटी उतनी है मशीन की, ठीक है, उससे हम बना सकते हैं 200 यूनिट। सो अब जो पर यूनिट, अब जो टोटल कॉस्ट है वो तो चाहे ज़्यादा आएगी, बट जो पर यूनिट कॉस्ट होती है ना, क्योंकि अब हम सेम मशीन से हम ज़्यादा यूनिट बना रहे हैं, सो जो पर यूनिट कॉस्ट हो जाएगी ना वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी। ठीक है, इससे हम क्या होता है, इससे फिर मैनेजमेंट जो होती है ना, कंपनी के मैनेजमेंट होती है, वो डिसीजन ले सकती है हमें कितना यूनिट्स प्रोड्यूस करने चाहिए, कहाँ पे हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमम आ रही है, मतलब कम से कम आ रही है, और कहाँ पे जो हमारा प्रॉफिट्स हैं वो मैक्सिमम से मैक्सिमम है। ठीक है, कितनी डिमांड पे कितना प्राइस है, कितनी प्राइस पे कितना डिमांड है, ये सब चीज़ें जो है डिसीजन लेने पे जो है मैनेजमेंट की हेल्प करती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सो ये कुछ थी एक इम्पॉर्टेंस जिसकी वजह से जब हम करते हैं बिजनेस या जैसे भी है, तो ये चाहे वो गवर्नमेंट है, चाहे वो बिजनेस मैन है, चाहे वो कोई भी है, बेसिकली उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करनी पड़ती है इफेक्ट्स जानने के लिए। फाइन, आगे हम चलते हैं लिमिटेशंस पे। कुछ एक लिमिटेशंस तो हर जगह होती हैं, ठीक है, मतलब कहीं प्लस पॉइंट्स है तो नेगेटिव पॉइंट्स भी होंगे ही होंगे। ठीक है, आगे हम चलते हैं लिमिटेशंस पे। अब माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसमें क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स रहते हैं, कुछ लिमिटेशंस क्या क्या रहती हैं। सबसे पहला है स्टेटिक। ठीक है, अब हम जो मैनी इकोनॉमिक वेरिएबल्स होते हैं इसमें हम कॉन्स्टेंट मान के चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, लाइक जब हम लॉ ऑफ डिमांड पढ़ते हैं, सो इसमें हम ये मान लेते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्राइस की वजह से क्या डिमांड में चेंज आएगा, किस डायरेक्शन में आएगा, उसको हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अगर प्राइसेस डिक्रीज हुए तो डिमांड इंक्रीज होगी, दैट मीन्स वाइस वर्सा रिलेशन हम स्टडी करते हैं। फाइन, सो ये हम किस में करते हैं, लॉ ऑफ डिमांड में स्टडी करते हैं। बट इसमें हम जितने भी अदर फैक्टर्स हैं, लाइक टेस्ट है कंज्यूमर का, प्रेफरेंसेस है, इनकम है, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस है, वो सब कुछ ही हम इसमें कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। ऐसा तो नहीं होता ना रियल में, सो वो क्या हो जाती है, वो अनरियलिस्टिक हो जाती है, मतलब वो मतलब एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। ठीक है, कांस्टेंट हम ले तो लेते हैं, बट क्या रियल में कंज्यूमर की किसी की इनकम बढ़ती ही नहीं है इकोनॉमी में? ऐसा तो नहीं होता ना, लोगों की इनकम तो बढ़ती है। ठीक है, जब हम जॉब करते हैं तभी भी हमारी प्रमोशन के साथ इनकम अगर हमारी 4 साल पहले जितनी थी उससे ज़्यादा ही होगी ना 4 साल बाद, तो ऐसा ही होता है ना, एंड प्रॉफिट्स भी फ्लक्चुएट करते हैं बिजनेस में। ठीक है, सो इसमें हम इनकम कॉन्स्टेंट लेके चलते हैं। जो कंज्यूमर है उसके टेस्ट भी चेंज होते हैं, उसका लाइफस्टाइल भी चेंज होता है। ठीक है, उसकी जो डिमांड पैटर्न है वो भी चेंज होते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द ट्रेंड उसके चेंज होते हैं बेसिकली। ठीक है, सो ऐसा इन रियल लाइफ नहीं होता है। फाइन, आगे हम चलते हैं अनरियलिस्टिक असम्पशंस। इसमें क्या होता है, कई हम ऐसी असम्पशंस ले लेते हैं जो रियल में होती ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ठीक है, लाइक परफेक्ट कंपटीशन होगा, परफेक्ट कंपटीशन की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है नहीं ना। नॉर्मली क्या होता है, जो मोनोपोलिस्टिक सिचुएशन होती है वो देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्रोडक्ट के इतने सारे सब्स्टिट्यूट्स होते हैं। ठीक है, इतने सारे ब्रांड्स होंगे, किसी भी प्रोडक्ट के ले लो, चाहे हम बाइक की ले लो, कितने सारे ब्रांड्स होंगे, कार है,
कितनी कंपनीज़ की आती हैं वो, ठीक है। सो हर एक प्रोडक्ट का जो होता है वो सब्स्टिट्यूट होता है ना, ठीक है। सो इसमें हम ये लेके चलते हैं कि परफेक्ट कंपटीशन होगा, कि सारे के सारे प्रोडक्ट होमोजीनियस होंगे, एक जैसे ही होंगे, ऐसा तो नहीं होता ना कुछ चेंजेस तो होते हैं ना सब में। सो ये क्या होगी, एक रियल अजम्पशंस नहीं होती है, ठीक है। कुछ हम इसमें ऐसे लेके चलते हैं जो स्टेटिक होंगे भी, हाँ भी कांस्टेंट रहेंगे वो चीज़ें, ठीक है। लाइक उसमें कुछ चेंज ही नहीं आएगा। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स में। इसमें हम ये चीज़ लेके चलते हैं जो वेरिएबल्स होंगे वो कांस्टेंट होंगे, लाइक टेस्ट है, इनकम है कंज्यूमर्स की, ठीक है। और इसमें हम ये लेके चलते हैं कि हम कुछ अजम्पशंस जब हम लेते हैं कि फुल एम्प्लॉयमेंट होगी, फुल एम्प्लॉयमेंट होती है कहीं, मतलब ऐसा तो नहीं होता ना कि कोई बंदा बेरोजगार हो ही ना, मतलब इस दुनिया में फुल मतलब सारे के सारे बंदे काम पे लगे हों, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। फुल एम्प्लॉयमेंट तो कभी मतलब ऐसा मतलब जो है वो प्रिवेल नहीं करती है, ना ही परफेक्ट कंपटीशन होता है। सो ये क्या हो गया, एक अनरियलिस्टिक असम्पशंस हो जाती हैं। फाइन, आगे हम चलते हैं लिमिटेड स्कोप पे। कई ना ऐसे मतलब इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं या प्रॉब्लम्स हैं जो माइक्रो के स्कोप में इंक्लूड नहीं करी गई हैं। लाइक हम अनएम्प्लॉयमेंट है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, ये सब हम माइक्रो में नहीं बढ़ते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट है जो हम ओवरऑल लेवल पे देखते हैं कि कितनी एम्प्लॉयमेंट है या क्या है, वो हम मैक्रो में स्टडी करते हैं। सो कई ऐसे इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स हैं या कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं इंपॉर्टेंट जो माइक्रो में कवर नहीं की जाती है। फाइन, आगे हम चलते हैं रॉन्ग कंक्लूजन्स। ये पॉइंट क्या बोलता है, कई बार क्या होता है ना, कोई ना हम कंक्लूजन निकाल लेते हैं, माइक्रो की स्टडी कर ली हमने, ठीक है। अब हमने जो कंक्लूजन निकाला ना वो माइक्रो के पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही है, ठीक है, मतलब इंडिविजुअल लेवल पे तो, बट वो मैक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल गलत हो जाता है, ठीक है। सो अब फिर वो कंक्लूजन कन्फ्यूजिंग हो जाएगा ना, ठीक है। सो ऐसा क्या होता है, अभी कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है। इसमें मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, इन माइक्रो इकोनॉमिक्स वी से दैट सेविंग इज़ इम्पॉर्टेंट इंडिविजुअल पे। मतलब जब हम इंडिविजुअल की बात करें, हम ये बोलते हैं कि एक इंडिविजुअल है, कोई भी पर्सन है, उसको एक सेविंग करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेविंग करनी चाहिए, राइट। सेविंग प्रमोट होगी तो ज़्यादा पैसा आएगा इकॉनमी में, ठीक है, मतलब ज़्यादा पैसा सेव होगा, बैंक्स में जाएगा पैसा, ठीक है, एंड ऑल, ठीक है। सो सेविंग जो है वो मस्ट है, कोई भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम ये स्टडी करते हैं। बट अगर हम इसमें देखें, इट इज़ व्यूड फ्रॉम मैक्रो एंगल, अगर हम इसमें ओवरऑल इकॉनमी की बात करें, अगर सारे के सारी दुनिया ही मतलब एंटायर पॉपुलेशन ही अगर जो है वो करने लग जाएगी, सेविंग्स करने लग जाएगी पहले से ज़्यादा, तो जो एग्रीगेट डिमांड है वो तो कम हो जाएगी ना। जब सारे लोग हैं वो सारी की सारी इनकम अपनी कर ही सेव रहे हैं, तो वो खर्च क्या करेंगे, ठीक है। या फिर मतलब खर्च तो करेंगे, अपनी जो नीड की चीज़ें हैं उस पर खर्च करेंगे, एक्स्ट्रा नहीं खर्च करेंगे क्योंकि वो सेव करने लग गए हैं, ठीक है ना। अब इंडिविजुअल सेव करेगा, और अगर वही हम एग्रीगेट करके देखें मैक्रो लेवल पे, तो सारे के सारे इंडिविजुअल ही जब वो सारे के सारे ही वो सेविंग ही करने लग जाएंगे, तो उनके पास पैसा तो कम बच जाएगा। सो इससे जो कंजप्शन है वो क्या हो जाएगी, फॉल हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब जब डिमांड ही नहीं करेंगे कंज्यूमर, तो प्रोड्यूसर लोग प्रोडक्शन करके क्या करेंगे, ठीक है ना। उनका तो फिर वो माल एमी पड़ा रहेगा दुकान पे उनके, तो ठीक है ना, कंपनी में। सो इससे क्या है, जब वो प्रोडक्शन है उसमें भी फॉल आ जाएगा। फाइन, अब प्रोडक्शन में फॉल आ गई, अब कंपनी वाले क्या कहेंगे, भाई हम तो वेले बैठे हैं, हमारी तो डिमांड ही नहीं है प्रोडक्ट की, आप जाओ वो लेबर निकाल देंगे। इससे जो एम्प्लॉयमेंट है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी, ठीक है। सो ये पॉइंट क्या बोलता है कि कई बार क्या होती है, ऐसी सिचुएशन आ जाती है जो माइक्रो पॉइंट ऑफ व्यू से तो सही होती है, कंक्लूजन वैलिड होती हैं, बट वो वैलिड नहीं होती हैं किस पॉइंट ऑफ व्यू से, जब हम स्टडी करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के, ठीक है। आगे हम चलते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। कैरेक्टरिस्टिक्स वैसे तो जब हम मीनिंग लिखते हैं उसके साथ में ही हम इसमें लिखते हैं कि इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, बट अब हमने अच्छे से पढ़ लिया कि हाँ भी इसकी मीनिंग क्या है, इसके नेचर क्या है, इसका मतलब मीनिंग क्या है, इसका स्कोप क्या है, लिमिटेशंस भी हमने पढ़ ली है, ठीक है, इंपॉर्टेंस भी हमने पढ़ लिया। सो अब क्या होगा, इसके फीचर हम उसी पॉइंट्स में से इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। सो इसके लिए आपको अब बिल्कुल भी एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, इजीली आपको समझ आ जाएंगे। फर्स्ट वन इज स्टडी ऑफ ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज। फाइन, ये मैंने आपको बता ही दिया ऑलरेडी कि यही होता है इसमें। हम जब भी हम इकोनॉमिक्स की ही स्टडी करते हैं ना, चाहे वो माइक्रो है चाहे वो मैक्रो है, इसमें हम यही स्टडी करते हैं कि कैसे हम अपने स्कैर्स रिसोर्सेज को, अवेलेबल रिसोर्सेज का बेस्ट से बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टडी हम इसमें करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये वाला पॉइंट है, ये आपको मैंने बता दिया मीनिंग में कि जो माइक्रो होती है
वो क्या होती है, उसमें हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, सो वो स्टडी एट स्मॉल स्केल। जब हम एक स्मॉल स्केल पे स्टडी करते हैं कि इंडिविजुअल लेवल पे, सो वो क्या होती है, माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है। फाइन। उसके बाद इसमें डिफरेंट थियरीज़ हैं, ये भी मैंने आपको बता दी। इसमें आप एग्जांपल्स लिख सकते हो आगे फर्दर कि लॉ ऑफ, इसमें कई सारी थियरीज़ होती हैं, लाइक थ्योरी ऑफ डिमांड, ठीक है, थ्योरी ऑफ सप्लाई, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग, ठीक है, ये कई सारी इसमें थियरीज़ होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है इसमें, आर्ट एंड साइंस। इसमें मैं आपको बता दूँ साइंस का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो जो भी प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूल्स होते हैं, जो बेसिकली ऑलरेडी एक बने हुए होते हैं, ठीक है, उसका जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, सो वो हमें गाइड करते हैं प्रिंसिपल। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करते हैं, उसमें जब थ्योरीज बनाई जाती हैं बेसिकली, ठीक है ना, सो जो थ्योरीज हैं वो एम तो नहीं बनी ना, ठीक है ना, मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस रहे होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशंस रही होंगी, कुछ प्रिंसिपल्स रहे होंगे जो गाइड किया होगा जिन्होंने, ठीक है ना, उसके बेस पे ही थ्योरीज बनी है ना, सो वो क्या हो गया, साइंस हो गया, ठीक है। उन्हीं से बना के उन थ्योरीज को जब हम प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं, सो वो क्या हो जाता है, आर्ट हो जाता है। फाइन। मतलब जब हम एक्चुअली में मार्केट में जाएंगे, डिमांड को, अब हमने ये मतलब थियोरेटिकल पढ़ लिया कि डिमांड, प्राइस के कम होने से डिमांड बढ़ी है, जब हम एक्चुअली उसे प्रैक्टिकली करेंगे कि हमने अपने प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिया, अब हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे मार्केट में एक्चुअली जाके कि एक्चुअल में डिमांड जो है प्राइस कम होने पे बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, ठीक है। जब हम उसको प्रैक्टिकली थ्योरीज़ को, मतलब जो हमने थ्योरीज़ पढ़ी हैं, उसको जब हम प्रैक्टिकली ऑपरेशन करते हैं, मतलब ऑपरेटिव करते हैं, एप्लीकेबल करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, आर्ट, ठीक है। और एक ये हर एक पर्सन है, ये अपने हिसाब से उसको अप्लाई करता है। फाइन। सो ये थे हमारे कुछ नेचर या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स माइक्रो इकोनॉमिक्स के। फाइन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर पसंद आया, तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल, ठीक है। थैंक यू सो मच।